बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। अपनी बेटी से कह देना मुझे अब कोई नाटक नहीं चाहिए। ऐसा लड़का फिर नहीं मिलेगा। अरे आप टेंशन ना लो, उससे तो मैं मना लूंगी। लेकिन है कहाँ तुम्हारी लाडली बेटी? अपने कमरे में है। जब से शादी की बात सुनी है रूठ कर बैठ गई है। बाहर बुलाओ, उससे मैं बात करता हूँ। ठीक है, अभी बुलाती हूँ। रीना अपनी बेटी कीर्ति को बुलाने उसके कमरे में जाती है। कीर्ति बेटा, अब कब तक तो इस कमरे में बंद रहेगी? चल बाहर, तेरे पापा बुला रहे हैं। क्या हुआ पापा को? अब क्यों बुला रहा है? शादी की बात करने से पहले मुझसे पूछा था क्या? कितनी बार तू पूछा है तुझे शादी के लिए? हर बार तू मना ही तो कर देती है। तो इस बार उन्होंने कर ली बात। तो फिर अब आप मेरे पास क्यों आई हो जब से बातें हो गई है? तो देख बेटा, शादी की उम्र हो गई है तेरी, अब शादी नहीं करेगी तो कब करेगी? एक बार अपने पापा से बात तो कर ले चलकर। ठीक है, अब जाओ, मैं आती हूँ। थोड़ी देर बाद कीर्ति अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है। पापा आपने बुलाया? हाँ, देखो ये लड़का फाइनल किया है और कल ही अपनी फैमिली के साथ तुम्हें देखने आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूं जब किसी को मेरी बात सुननी नहीं है। देख बेटा, हमने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं है, लेकिन वक्त रहते शादी कर लेनी चाहिए तुम्हें। पापा आपको जो सही लगे, मेरी सुनता कौन है? अरे कौन सी बात नहीं सुनी हमने तुम्हारी? तुम्हें नौकरी करनी थी, तुमने कर ली, अब बस तुम हमारी सुनो। ठीक है, बुला लीजिएगा सबको। अगले दिन विनय अपने परिवार के साथ कीर्ति के घर आता है। आइए आइए भाई साहब, घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, आसानी से मिल गया था घर तो। रीना, चाय नाश्ता लगवाओ और कीर्ति को भी बुला लो। भाई साहब, कीर्ति क्या कर रही है आजकल? अभी तो वो कुछ नहीं करती, बस उसकी माँ उसे घर के काम सिखा रही है। अच्छा। रीना कीर्ति को लेकर बाहर आती है और कीर्ति सबके साथ बैठती है। आपकी बेटी तो हमें बहुत पसंद आई। विनय बेटा, तुम्हें कुछ बात करनी हो तो बता दो। नहीं माँ, मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरी माँ और दादी की तरह हो। हाँ जी, हमारी कीर्ति बिल्कुल वैसी है। बहुत बढ़िया भाई साहब, जब बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो फिर रिश्ता पक्का समझे। जी, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। मुकेश और राजेंद्र मिलकर कीर्ति और विनय की शादी कर देते हैं। देखो कितना अच्छा रिश्ता मिला है कीर्ति के लिए। हाँ, बात तो सही कही आपने। कीर्ति की तो किस्मत ही चमक गई। लेकिन मुझे बस अब एक चिंता है। अब किस बात की चिंता? विनय कह रहा था उसे उसकी माँ और दादी की तरह पत्नी चाहिए, लेकिन कीर्ति तो उस तरह की बिल्कुल नहीं। अरे तो आप टेंशन क्यों लेते हो? अभी 1 महीना बाकी है शादी में। मैं कीर्ति को सब समझा दूंगी। फिर ठीक है। देखो, खानदान अच्छा है, कोई भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं होने दूंगी। रीना कीर्ति को घर के काम सिखाने लगती है। देख, अब तो आधे महीने से भी कम समय बचा है, तूने अभी भी कुछ नहीं सीखा। माँ, ये सब मैं कौन से बचपन से सीख रही हूँ जो मुझे आता हो? आप तो सब कुछ घोल कर पिलाना चाह रही हो मुझे। अरे नहीं बेटा, लेकिन तू भी तो समझ भी नहीं ने क्या कहा था। हाँ, मुझे सब याद है। ये सब मैं पापा और आपके लिए कर रही हूँ, नहीं तो मैं और ये सब। ठीक है, चल अब ज्यादा बातें मत बना, जल्दी से सिलबट्टे पर चटनी पीस कर दिखा। कीर्ति सिलबट्टे पर चटनी पीसती है। मम्मी यार, आज के जमाने में सिलबट्टे पर चटनी कौन ही बनाता है? देख बेटा, असली स्वाद इसमें ही आता है। हाँ, मिक्सी में तो नकली स्वाद आता होगा ना, जबकि टमाटर और धनिया तो एक ही है। चल, ये करने के बाद घूंघट डालकर चलने की प्रैक्टिस भी करनी है। मम्मी, आप तो मुझे बिल्कुल पुराने जमाने का बना दे रही हो। मैंने तो कभी आपको घूंघट किए नहीं देखा। अरे मैं तेरी दादी के सामने घुटने तक घूंघट कर लेती थी, और तुझे अपनी सास और दादी के सामने घूंघट तो करना पड़ेगा ना। ऐसा लग रहा है किसी गांव में जा रही हूँ शादी करके, बल्कि आजकल तो गांव में भी कोई घूंघट नहीं कर रहा है। चटनी बनाने के बाद कीर्ति अपने कमरे में आकर साड़ी पहन लेती है और घूंघट डालकर चलने की प्रैक्टिस करती है। मम्मी, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं गिर गई तो? अरे तो आंखें खोल कर चलना। मम्मी, पट्टी की तरह तो ये घूंघट पड़ा हुआ है, मैं कैसे देखूं? अरे कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी। चल, आदत हो जाएगी। ये सब पहले पता होता तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर यही सब ना सीखने लग जाती। अरे बस बातें कम कर और काम पर ध्यान दे। चल, अच्छी बहू बनना है कि नहीं? लेकिन मम्मी, आप तो कहती थी सास के सामने जितना भी काम कर लो, सास कभी खुश नहीं होती। हाँ, तो वो तो मैं अपनी सास के लिए कहती थी, तेरी सास के लिए थोड़ी ना कहा था। मेरी सास तो थी ही बुरी। मेरी माँ के लिए कभी कुछ अच्छा भी बोल दिया करो, जब देखो तब बुराई करती हो।
आपकी माँ ने अत्याचार किए ना मेरे ऊपर, मैं कभी ना भूलूं। अरे ठीक है, कीर्ति की शादी के लिए कल ही आ रही है गाँव से। अब उन्हें इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? तो क्या तुम्हारे मायके वालों को पहले बुलाऊं? आप लोग ना मेरी शादी के मंडप में भी लड़ते रहना। बेटा तुझे आराम कर और थोड़ा बहुत भजन गाना भी सीख लेना। हाँ ठीक है। कुछ दिन बाद कीर्ति और विनय की शादी हो जाती है और कीर्ति अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में नौकर, चाकर, ड्राइवर, माली सब थे। इनका घर तो बड़ा सुंदर है। चल कीर्ति, अब तो तू यहाँ की बहू बन गई है, लग जा अपने काम पर। बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई होगी तो आज तुम आराम कर लो। ठीक है मम्मी जी। अगली सुबह कीर्ति अपने कमरे में तैयार हो रही थी। बहू, और कितना समय लगेगा तुम्हें बाहर आने में? आ गई मम्मी जी। एक तो ये साड़ी पहनने में इतना टाइम लगता है, ऊपर से घूंघट निकालो। अब जल्दी जल्दी पहन लेती हूँ वरना मम्मी जी ही कमरे में आ जाएगी। कीर्ति तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई। वो ऊपर से नीचे पूरी तरह तैयार थी। बहू, तुम्हें इतने लंबे घूंघट में से दिख तो रहा है ना? जी मम्मी जी, मुझे आता है ये सब। मैं तो घर में कभी कभी साड़ी पहन लिया करती थी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। चलो अब जल्दी से सबके लिए नाश्ता बना दो, फिर खाने की तैयारी भी देख लेना। कमला तुम्हारी मदद कर देगी। ठीक है मम्मी जी। कीर्ति किचन में आती है। अरे नहीं बहू, आप आ गई, बताइए क्या बनेगा? कुछ मिठाई बनाऊंगी। एक काम करिए, हलवा बना देती हूँ और नाश्ते के लिए कुछ चटपटा बना दूं। ठीक है, चटपटे में क्या बनेगा नई बहू? मिर्ची के पकौड़े और पुदीने की चटनी। ठीक है, तो मैं मिक्सी में चटनी बना देती हूँ। अरे नहीं, मिक्सी में क्यों? तुम एक काम करो, बाहर जाकर कोई और काम देखो और ये सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है नई बहू, जैसा आप बोलो, मैं जाती है। कमला किचन से बाहर आती है और उसे बाहर देखकर गायत्री जी पूछती हैं। अरे कमला, तू बाहर है तो फिर बहू के साथ काम कौन कर रहा है? मैडम, वो नई बहू ने मेरे को बाहर जाने को बोला है। बोल रही थी सब काम अकेली करेगी। अच्छा तो ठीक है, फिर तब तक तू पौधों में पानी डाल दे। ठीक है। कीर्ति किचन में काम कर रही थी। उफ, ये सिलबट्टे पर काम करना सच में मुश्किल है। ऊपर से ये साड़ी और घूंघट। पता नहीं पापा की बात मानकर ठीक किया कि नहीं। अरे बहू, नाश्ता बन गया कि नहीं? जी माँ जी, हो गया, बस आप लोग बैठी, मैं अभी लाती हूँ। कीर्ति नाश्ता तैयार करके बाहर ले आती है। अरे वाह बहू, हलवा तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। शुक्रिया मम्मी जी। ये पुदीने की चटनी और पकौड़े भी खाकर बताइए ना। सच में ये तो काफी अच्छा है। विनय, तुम भी लो। नहीं पापा, मेरा मन नहीं, आप लोग खाओ। अब इसे क्या हो गया भाई? थक गया होगा। बहू तू भी नाश्ता कर ले। आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। ठीक है बहू। कीर्ति अपने कमरे में आ जाती है जहाँ पर विनय बैठा हुआ था। सुनिए ना, आज आप ऑफिस नहीं जा रहे क्या? नहीं, आज मेरा ऑफ है, मैं घर से काम करूंगा, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है। कीर्ति कमरे से बाहर निकल जाती है और घर में यहाँ वहां घूमने लगती है। साड़ी में उसे काफी गर्मी लगने लग रही थी। अरे यार, ये साड़ी कितना परेशान कर रही है, मुझे तो खुजली होने लगी। क्या हुआ बहू, कुछ ढूंढ रही हो क्या? नहीं माँ जी, वो विनय जी काम कर रहे हैं ना, तो उन्होंने डिस्टर्ब करने से मना किया है। अच्छा, तो फिर तुम मेरे कमरे में आ जाओ। कीर्ति अपनी सास के साथ उनके कमरे में जाती है। अरे बैठो ना बहू, खड़ी क्यों हो? कीर्ति अपने सास के पास ही जमीन पर बैठ जाती है। अरे ये क्या कर रही हो, नीचे क्यों बैठ गई? मम्मी जी, आप मेरी सास हैं, मैं आपकी बराबर नहीं बैठ सकती, आप बैठी ना ऊपर। ठीक है भाई, जो तुम्हें सही लगे। मैडम, खाने में क्या बनेगा? बहू जाकर देख लो तो क्या बनेगा खाने में। ठीक है मम्मी जी, मैं देख लेती हूँ। कीर्ति किचन में आती है जहाँ पर कमला ने कई सारी सब्जियां निकाल कर बाहर रखी हुई थी। बताओ नहीं बहू, क्या बनाओ इसमें से? तुम ये आलू की सब्जी बना लो और रोटी बना लो। ठीक है, आप जाओ, मैं बना लेती है। रोटी क्या गैस पर बनेगी? हाँ, नहीं तो क्या, गैस पर नहीं तो किस पर बनेगी फिर? अरे नहीं, गैस पर मत बनाओ, आज से रोटी चूल्हे पर बनेगी। चूल्हे पर क्यों? माँ ने कहा था पहले के जमाने में रोटियां चूल्हे पर बनती थी, तो आज पूरा खाना चूल्हे पर ही बनेगा। लेकिन नहीं बहू, हमारे घर में चूल्हा नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मुझे चूल्हा बनाना आता है, मेरी माँ ने सिखाया था। कीर्ति गैस पर खाना न बनाकर घर के गार्डन में ही एक चूल्हा तैयार करती है। कितनी गर्मी है, ऊपर से चूल्हे की आग। ये पुराने जमाने की हाउसवाइफ बनना सच में बहुत मुश्किल है। कीर्ति गार्डन में चूल्हा जलाती है, जिस वजह से धुआं खिड़की से होता हुआ घर के अंदर आ रहा था। माँ! अरे क्या हुआ विनय? मेरे कमरे में सब धुआं हो गया। ये आग किसने लगाई और क्यों लगाई?
अब मुझे भी नहीं पता बेटा, लेकिन ये धुआं शायद गार्डन से आ रहा है। विनय और गायत्री गार्डन में आते हैं और कीर्ति को चूल्हे पर खाना बनाता देखकर कहते हैं, कीर्ति ये क्या कर रही हो तुम? अरे विनय जी, मम्मी जी, वो चूल्हे पर बने खाने का स्वाद अलग ही होता है ना, तो मैं आप सबके लिए चूल्हे पर खाना बना रही थी। माँ ये सब क्या है और क्यों? बेटा अब ये बहू का भी तो घर है, उसे करने देना जो उसका मन है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा अब। विनय घर से बाहर चला जाता है और कीर्ति सभी को चूल्हे पर बना हुआ खाना खिलाती है। बहू तुम कमला से कह देती खाना बनाने को। कोई बात नहीं पापा जी, मैं सब कर सकती हूँ। वो ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। पापा जी आपको कुछ और खाना हो तो मुझे बता दीजिए, मैं सब बना लेती हूँ। ठीक है, वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन तुम खाना तो खा लो। मैं खाना खा लूंगी, अभी आप लोग खा लीजिए। अरे बहू आ जाना, हम सबके साथ ही खाना खा ले। नहीं नहीं मम्मी जी आप खाइए, मैं बाद में खाऊंगी। सभी की खाना खाने के बाद कीर्ति अपनी थाली लगाकर कमरे की तरफ जाने लगती है। कीर्ति अपने खाने की थाली को साथ में लेकर जाती है और हॉल में ससुर जी को देखकर तुरंत अपना घूंघट ठीक करके नीचे उतरने लगती है, लेकिन घूंघट की वजह से उसे सीढ़ियां समझ में नहीं आई और वो प्लेट के साथ सीधी नीचे लुढ़क आई। अरे अरे बहू तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ पापा जी। अरे क्या हुआ, क्या टूट गया? कीर्ति तुम जमीन पर कैसे? कुछ नहीं मम्मी जी, वो बस पैर जरा सा फिसल गया। ला बहू हाथ दे। नहीं नहीं मम्मी जी मैं ठीक हूँ। पापा जी बताइए आपने क्यों बुलाया? अरे बहू वो मेरा दही बड़े खाने का मन था, तुम्हें बनाने आते हैं क्या? हाँ पापा जी मुझे आते हैं। तो फिर बना दो बेटा। ठीक है मैं अभी बना देती हूँ। कीर्ति रसोई में आती है। कमला दही कहाँ है? वो तो फ्रिज में है, बताइए क्या करना है? ला मुझे दे। ठीक है ये लीजिए। कीर्ति दही लेती है और खुद ही हाथ से मथने बैठ जाती है। तब तक विनय भी घर लौट आता है। ये क्या कर रही है? पूरे घर को गांव बना रखा है इसने। मम्मी पापा ने पता नहीं क्या देके इसे पसंद कर लिया था। विनय सीधा अपने कमरे में चला जाता है। दीदी अब मशीन से दही क्यों नहीं फेंट रही है? अरे कमला, हाथों से जो स्वाद बढ़ेगा ना वो मशीन से नहीं मिलता। ठीक है नहीं बहू, आपको देखकर लगता नहीं था आप ऐसे काम करोगी। ऐसे काम न करूँ तो और क्या करूँ? पापा ने देखा है रिश्ता लड़का हाथ से ना निकल जाए, और लड़का तो मेरी तरफ देखता तक नहीं। कुछ कह रही हो क्या? नहीं बहू? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। कीर्ति घर में घूंघट में ही घूमती और सारा काम हाथों से ही करती। अपने घर में कम से कम कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का यूज तो कर लेती थी, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं कर सकती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ। अरे बहू ये इतने कपड़े लेकर कहाँ जा रही हो? धोने जा रही हूँ मम्मी जी। लेकिन बहू वॉशिंग मशीन उस तरफ है। मम्मी जी वॉशिंग मशीन में कपड़े खराब हो जाते हैं और मुझे तो काम करने की आदत है। मैं अभी धोकर डाल दूंगी कपड़े। अच्छा नहीं बहू तो हम लोगों को कोई काम करने ही नहीं देती। पता नहीं इतनी ताकत कहाँ से आ रही इसमें। इसी तरह करते करते कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन कीर्ति की सहेली का फोन आता है। अरे कीर्ति अब तो तू याद ही नहीं करती। तेरा पति इतना प्यार दे रहा है कि तू अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी भूल गई। काय का प्यार व्यार, ये तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। क्यों, तुम दोनों की लड़ाई हो गई क्या? अरे नहीं यार, जब से शादी करके ससुराल आई पहले दिन से ही ऐसा हो रहा है। ये मेरी तरफ देखता ही नहीं, बात भी नहीं करता। और तू इतने दिन से वहां रह भी कैसे रही है? क्या मतलब? मतलब साफ है कीर्ति, तेरा पति तुझे प्यार नहीं करता। अरे लेकिन क्यों? मैं तो बिल्कुल वैसे ही बन गई हूँ जैसे इन लोगों को बहू चाहिए थी, एकदम पुराने जमाने टाइप। पता है मुझे कितना बुरा लगता है, मैं अपनी पुरानी लाइफ को कितना मिस कर रही हूँ। यार मुझे भी तो बुरा लग रहा है। तो एक काम कर, कुछ दिन अपने घर आ जा, अपन दोनों साथ में घूमने जाएंगे, फिर सोचेंगे क्या करना है। हाँ तू ठीक कह रही है, मैं आती हूँ। कीर्ति अपनी सहेली से बात करके फोन रख देती है और अपना सामान पैक करने लगती है। विनय उसे देखता है और देखकर नजरअंदाज कर देता है। ये इंसान मुझसे पूछ तक नहीं रहा कि क्या बात है, मैं सामान क्यों पैक कर रही हूँ। सुनो, आज रात में ऑफिस में ही रहूंगा तो तुम बेड पर सो जाना। इतना कहकर विनय कमरे से चला जाता है। इतने दिन से मुझे सोफे पर सुलाकर आज बोल रहे हैं बेड पर सो जाना। मुझे इनका कोई ऐसा नहीं चाहिए। कीर्ति गुस्से में बैग लेकर बाहर आ जाती है। अरे बहू तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी जी मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन क्यों बेटा? मम्मी जी मैंने आप लोगों के लिए इतना कुछ किया, अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज किया, फिर भी मेरी यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे क्या बात हो गई बहू, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मम्मी जी आप लोगों के लिए मैंने चूल्हे पर खाना बनाया, सिलबट्टे पर चटनी पीसी, पापड़ भी घर पर बनाकर धूप में सुखाया और यहाँ तक कि कपड़े भी हाथ से धोए।
हाँ लेकिन बहू, तुम्हें ये सब करने को किसने कहा था? आपके बेटे ने, जो मुझसे बात तक नहीं करते। क्या? मैं आप ही पूछती हूँ। विनय, ये क्या सुन रही हूँ? ये सब काम करने के लिए तुमने कहा था बहू से? अरे नहीं माँ, मैं क्यों कहूंगा भला? आप ही ने तो कहा था आपको आपकी माँ और दादी जैसी पत्नी चाहिए, तो वही तो बन रही थी मैं। फिर भी आप लोग मुझसे खुश नहीं है। हाँ मैंने कहा था और मुझे लगा भी तुम वैसी हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल पुराने जमाने की हो। तुमने कभी मेरी माँ को पापा के सामने इतना लंबा घूंघट रखते देखा? हाँ बहू, अगर हमें सिलबट्टे पर चटनी पीसनी होती तो हम मिक्सी क्यों लाते और वॉशिंग मशीन क्यों रखते कपड़े धोने के लिए? मेरी माँ और दादी ने बिजनेस भी संभाला है। मुझे मेरी वाइफ ऐसी चाहिए थी जो मेरे साथ बिजनेस में हेल्प करे। अरे घर के काम तो होते ही रहते हैं। तो आप लोगों ने मुझे पहले रोका क्यों नहीं? क्योंकि हमें लगा तुम्हें ये सब पसंद है। अब तुम्हें रोक टोक कैसे कर सकते थे? और मैं आज से कुछ और ही मतलब सोचती रही। मैंने आप लोगों को अपनी नौकरी और इंटरव्यू तक का नहीं बताया। लो, अगर तुम सबने आपस में बैठकर बात कर ली होती तो बहू को इतना सब दिखावा तो नहीं करना पड़ता कम से कम। आई एम सॉरी कीर्ति, तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे लगा कि तुम वैसी नहीं हो जैसा मैं चाहता था। अब तो सबको सब कुछ समझ में आ गया ना। बहू तू जैसे रहना चाहती है रह सकती है, और कोई भी बात हो तो मैं बताना जरूर। जी माँ जी। और बहू, अपना ही इतना बड़ा बिजनेस है तो बाहर नौकरी क्यों करना? जाओ विनय, आज बहू को ऑफिस ले जा। कीर्ति विनय के साथ ऑफिस जाती है और अब उसे भी आजादी मिल चुकी थी पुराने जमाने की हाउसवाइफ बने रहने से। प्रवीण और सुजीत 2 भाई थे जिनकी शादी 2 सगी बहनों के साथ हुई थी। ऐसे ही एक दिन प्रवीण और सुजीत अपनी पत्नियों माला और स्नेहा से कहते हैं, अरे माला, जल्दी तैयार हो जाओ, देर हो रही है। फिर बोलोगी कि हम तुम्हें तुम्हारे समय से मायके नहीं लेकर गए। बस आ गई जी, थोड़ा सा रुक जाइए, साड़ी पर पिन लगा रही हूँ। और भाभी स्नेहा को भी बोल दीजिए कि थोड़ा जल्दी आएगी, वो तो आपसे भी ज्यादा समय लगाती है तैयार होने में। थोड़ी ही देर में माला और स्नेह तैयार होकर नीचे आ जाती हैं, जिसके बाद अब दोनों भाई अपनी पत्नियों को उनके मायके लेकर आ जाते हैं। उन्हें देखकर उनकी सास और उनकी भाभी बहुत खुश होती है। अरे दामाद जी, आओ आओ, कब से आपका ही इंतजार कर रहे थे। आपको पता है, पलक ने तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया खाना भी बनाया है। अरे भाभी, आपने तो दिल खुश कर दिया। आपकी दोनों नंद जितना बुरा खाना बनाती हैं, उतना ही अच्छा खाना आप बनाती हैं। माला ये बात सुनते ही सुजीत के कान खींचने लगती है और सुजीत कहता है, अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा कान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। इतना बोलकर अब सभी लोग खाना खाने के लिए जाते हैं और खाना खाने के दौरान प्रवीण पलक की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन कुछ भी कहो पलक भाभी, जितना बढ़िया आपने सारा खाना बनाया है, उससे भी ज्यादा बढ़िया तो आपने दाल बनाई है। सच में चने की दाल तो कमाल की है। ओए होए, मजा आ गया। इसके आगे तो पनीर और चिकन भी फेल है। भैया, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी पलक भाभी को यही कहने वाला था कि अगर ये दाल बच जाए तो कल हमें पैक करके दे देना, हम अपने दोस्तों को भी खिलाएंगे। आप दोनों बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने दाल एक्स्ट्रा बनाई है, मैं आप दोनों को सुबह यही गर्म करके दे दूंगी। अब सुजीत और प्रवीण अपने ससुराल में बढ़िया बढ़िया खाना खाकर रात को वहीं रुकते हैं और सुबह माला और स्नेहा को अपने घर छोड़कर ऑफिस चले जाते हैं और अगली शाम को अपनी पत्नियों को लेकर वापस घर आ जाते हैं। समय गुजरता है और लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है। संडे का दिन था और सारे घर वाले साथ में बैठे हुए थे। तभी माला ने कहा, स्नेहा, मैं सोच रही थी कुछ घंटे के लिए घर होकर आते हैं, माँ से भी मिल लेंगे। एक काम करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और सुजीत तुम भी चलो साथ में। और हाँ माला भाभी, आप पलक भाभी को कॉल करके बोल दो कि आज मूंग मसूर की दाल बना लेंगी और थोड़ी ज्यादा बनाएं। हम लोग रात को वहीं रुकेंगे और सुबह वहीं से लंच पैक करके ऑफिस जाएंगे, तो दाल थोड़ी एक्स्ट्रा बनाएं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें यहाँ खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। मैं खुद भाभी को कॉल करके बोल देती हूँ कि दाल रोटी रेडी कर देंगी। अब स्नेहा कॉल करके अपने मायके में ये बात बता देती है कि वो लोग आ रहे हैं। पलक ने फिर से दाल बनाकर रेडी कर दी। सब लोगों ने साथ में खाना खाया और एक बार फिर रात को वो लोग वहीं रुक गए और फिर सुजीत और प्रवीण स्नेहा और माला को अपने घर छोड़कर ऑफिस निकल गए और शाम को एक बार फिर वो दोनों अपनी पत्नियों को अपने घर ले जाते हैं। समय गुजरता है और ऐसे ही एक दिन वो अपने घर में बैठकर साथ में खाना खा रहे थे। तभी सुजीत कहता है, कुछ भी बोलो, जो खाना तुम लोगों के घर में बनता है वैसा खाना इस घर में तुम नहीं बनाती। मैं तो कहता हूँ कि हम लोग 1 हफ्ते के लिए तुम्हारे घर चलते हैं, तुम्हारी भाभी के हाथों का बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे और तुम भी कुछ बनाना सीख लेना। ये क्या बोल रहे हो देवर जी आप? हम इतना भी बुरा खाना नहीं बनाते और मुझे नहीं लगता कि बार बार हमें इस तरह अपने मायके जाना चाहिए। आप बताइए प्रवीण जी, आप क्या कहते हैं? सुजीत बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो घर भी तो अपना ही है। मैं तो कहता हूँ वहीं चलो,
कुछ दिन तुम्हारी मम्मी के यहाँ पर रुक के आते हैं, तुम्हारा भी मन लग जाएगा। और वैसे भी अभी काम थोड़ा धीमा चल रहा है, हम लोग भी एक हफ्ते की छुट्टी लेकर वहीं भाभी के हाथ का खाना भी खा लेंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर माला और स्नेहा को अपने मायके जाने का एक और मौका मिल जाता है और इस तरह माला अपनी भाभी को फोन करके बता देती है कि वो लोग इस बार एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे एक हफ्ते के लिए आ रहे हैं और आज वो उनके लिए कड़ी उड़द की दाल बनाए। कुछ ही देर में वो लोग तैयार होकर अपने अपने पतियों के साथ मायके आ जाती हैं और सुजीत और प्रवीण उस दिन अपने कमरे में ही खाना खाते हैं। अगले दिन चाय नाश्ता करते हुए प्रवीण और सुजीत पलक से फरमाइश करते हैं, भाभी आज मेरे लिए अरहर की दाल बना दो, बहुत मन कर रहा है, और उसमें घी का छौंका डालना, स्वाद डबल हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं दामाद जी, आप लोग बैठिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। सुजीत और प्रवीण रोज नई नई फरमाइश किया करते और उनके ससुराल वाले वो सारी फरमाइशें पूरी करते। धीरे धीरे सुजीत और प्रवीण बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हैं और वो अपने कमरे से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। बस कमरे में बैठे बैठे खाने की फरमाइश करते। कुसुम अपने दोनों दामादों के लिए उनके कमरे में चाय लेकर जाती है। अरे माँ जी, पलक भाभी को बोल दो कि आज हमारे लिए चने और उड़द की दाल बना दें और उसके साथ में थोड़े चावल और रोटियां भी बना दें। ठीक है दामाद जी, बोल देती हूँ। अब कुसुम अपनी बहू पलक का हाल देखकर परेशान हो गई थी क्योंकि उसे भर भर कर खाना बनाना पड़ता था। उसके दोनों दामाद काफी चटोरे थे पर पलक बहुत ही सीधी और समझदार थी, इसलिए वो सास को कुछ कहती नहीं है। लेकिन कुसुम ये सब कुछ देख रही थी। मेरी पलक बहू कुछ नहीं कहती तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका दर्द ना समझूं। मुझे अपनी दोनों बेटियों से बात करनी होगी। अब कुसुम अपनी दोनों बेटियों के पास जाती है और उन्हें कुछ समझाते हुए कहती है, स्नेहा, माला, तुम दोनों अपने पतियों को समझाती क्यों नहीं हो? वो सारा दिन आराम करते रहते हैं और अलग अलग तरह की दाल और खाने की फरमाइश करते रहते हैं। अरे तुम्हारी भाभी सारा दिन किचन में लगी रहती है, जरा तो सोचो उसके बारे में। कि तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? अरे वो दाल ही तो मांगते हैं, वैसे भी दाल बनाने में कितनी देर लगती है, कुकर में सीटी लगाई और बन गई। और माँ, ये घर जितना मेरा आपका भाभी का है उतना ही उनका भी तो है। वो लोग हमारे ससुराल में मान सम्मान दिलवाते हैं, इज्जत करते हैं, फिर जब वो यहाँ आए तो आप उनके यहाँ आने से इतना क्यों परेशान हो रही हैं? क्यों उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा? ऐसा नहीं है मेरी बेटी, पर तुम खुद सोचो, वो एक हफ्ते को बोल कर आए थे और 10 दिन से ऊपर हो गए हैं। ओह, तो अब आप दिन गिन रही हैं? वाह माँ, हम उनके घर में जीवन गुजार रहे हैं और अगर वो यहाँ कुछ दिन रह क्या गए, आप लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। हमारी शादी क्या हुई, आपने तो हमें पराया ही कर दिया। अब आपको पलक भाभी का दुख दिख रहा है, अपनी बेटी और दामाद नहीं दिख रहे। उनकी बातें सुन कुसुम कुछ नहीं कहती, वो वहां से चली जाती है। कुसुम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उनकी बेटियां समझने को राजी नहीं थी और दामाद को वो इज्जत की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। प्रवीण और सुजीत बेशर्मों की तरह अपने ससुराल में पड़े उनकी भाभी के हाथ की दाल खाते रहते और बेचारी पलक दाल बनाती रहती, लेकिन उसके भी सब्र का बांध टूट चुका था और वो खुद से कहती है, अब मुझसे और नहीं होता, मैं इन लोगों के लिए खाना बना बना कर थक गई हूँ, लेकिन ये लोग हैं कि बाज ही नहीं आते। एक काम करती हूँ, दोनों दामाद के कमरे में ही दाल की बाल्टी दे आती हूँ, आराम से पीते रहेंगे। अब पलक बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसने सोचा था। वो बाल्टी में दाल लिए अपने दोनों ननद के कमरे में जा रही थी, तभी सास पीछे से टोक देती है, अरे बहू, ये बाल्टी में क्या लेकर जा रही हो? तुमने रात के समय कपड़े धोए हैं क्या? माँ जी, एक बार नजर मारकर बाल्टी की तरफ तो देखिए, इसमें कपड़े नहीं बल्कि दाल है। आज दामाद जी ने मसूर की दाल की फरमाइश की थी, अब बार बार उनके कमरे में कौन जाए, इसलिए सोचा कि ये 10 लीटर की बाल्टी में दाल डालकर दामाद जी के कमरे में दे आऊं। हे भगवान, मेरे दामाद पर किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं? इन लोगों को चाहे कितनी ही दाल क्यों न दे दे, लेकिन इन दोनों का मन ही नहीं भरता। इतना बोलकर पलक अब वो बाल्टी दामाद के कमरे में छोड़ आती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो 10 लीटर की बाल्टी जिसमें दाल थी वो अगले 1 घंटे में खत्म हो जाती है। अब ये सिलसिला यूं ही चलता है। कुसुम अपनी बहू के लिए कुछ करना चाहती थी क्योंकि वो अपनी बहू को रोज 10 लीटर दाल बनाते हुए नहीं देख पा रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी बहू को इस जंजाल से निकालना ही होगा, बहुत हो गया है। वहीं पलक रसोई में खड़ी सुजीत और प्रवीण के लिए दाल बनाते हुए खुद से कहती है, न जाने दीदी के पति कैसे हैं, इतनी सारी दाल कोई कैसे खा सकता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। अभी कुछ देर पहले ही तो इन लोगों को बाल्टी में दाल देकर आई हूँ, पता नहीं उन लोगों ने वो दाल खाई है या उस दाल से ही नहा लिए।
तभी पलक की नजर बन रहे खाने पर जाती है और वो खाने में डालने के लिए नमक ढूंढने लगती है। अरे ये क्या, नमक का डब्बा तो खाली पड़ा है, लगता है नमक खत्म हो गया। मैं आंच धीमी करके जल्दी से नमक ले आती हूँ। पलक इतना बोलकर अब अपने घर से बाहर नमक लेने के लिए निकलती है और जब वो नमक की थैली लेकर वापस आ रही होती है तो वो देखती है कि दामाद के कमरे की खिड़की से एक रस्सी लटक रही है और उस रस्सी के जरिए उसके दामाद दाल को नीचे 2 आदमियों को पार्सल कर रहे हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। हाय राम, ये क्या हो रहा है? ये 2 आदमी कौन है जो दामाद जी की खिड़की से दाल लेकर चले गए? मुझे इन सब के बारे में माँ जी को बताना होगा। अब पलक जल्दी से जाकर ये सारी बातें अपनी सास कुसुम को बता देती है, जिसे सुनकर कुसुम भी काफी हैरान हो जाती है। मुझे लगा ही था कि वो दोनों इतनी दाल नहीं पी सकते। ना सिर्फ वो, बल्कि कोई भी इंसान इतनी दाल नहीं खा सकता। ये लोग जरूर कुछ झोल कर रहे थे, लेकिन मैं बस अपनी बेटियों के प्यार की वजह से चुप रही। पर माँ जी, अब आप क्या करेंगी जिससे किसी को बुरा भी ना लगे और उन लोगों की पोल भी खुल जाए? तू चिंता मत कर बहू, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है, तू बस देखती जा। अब अगले दिन पलक फिर से दाल बनाकर तैयार कर देती है। तभी वहाँ सुजीत और प्रवीण दाल आने का इंतजार कर रहे थे। सुजीत, दाल की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन अब तक भाभी ने हमें खाना दिया क्यों नहीं? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा भैया कि आखिर इन लोगों ने अभी तक हमें खाना दिया क्यों नहीं। वो लोग दाल का इंतजार कर रहे हैं। दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि दरवाजे से पलक, पलक का पति और कुसुम अपने हाथों में दाल की बाल्टियां लेकर उनके कमरे में आते हैं। उन सबको एक साथ कमरे में देखकर सुजीत और प्रवीण हक्के बक्के रह जाते हैं। आप सब लोग एक साथ यहाँ पर? कोई बात हो गई है क्या? और ये बाल्टी में क्या लेकर आए हैं? दामाद जी, हम लोगों ने सोचा कि अब जब से आप लोग आए हैं तब से अकेले ही इतनी सारी दाल खा लेते हैं। हमें तो मौका ही नहीं मिलता आप लोगों के साथ दाल खाने का, तो सोचा क्यों ना हम सब साथ में दाल खाएं। दामाद जी, मैं आपको बाल्टी में दाल लाकर दे देती हूँ, लेकिन अगले आधे घंटे के अंदर सब खत्म कर जाते हैं। मेरा मतलब है कि मैं माँ जी और आपके भैया यहाँ देखना चाहते हैं कि अकेले आप इतनी सारी दाल कैसे पी लेते हैं। ये सब क्या है? प्रवीण जी, सुजीत, माँ और भाभी ये क्या कह रही हैं? पता नहीं भाभी। तू चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। माँ जी, बात यह है कि हम लोग 10 लीटर दाल तो पीते हैं, लेकिन धीरे धीरे। कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत समय है। जिसको जितना समय लेना है ले लीजिए, हम लोग यहीं बैठे हैं। अब सभी परिवार वाले कमरे में ही बैठ जाते हैं, तो वहीं सुजीत और प्रवीण के पसीने छूट जाते हैं और थोड़ी ही देर में ही उनकी हालत खराब हो जाती है। तभी सुजीत हार मान लेता है। बस बहुत है, मैं इससे ज्यादा नहीं पी सकता। भैया, अब सब आपके हवाले है। पागल है क्या? मेरे बस की नहीं है, मैं इतनी सारी दाल नहीं पी सकता। अगर आप इतनी सारी दाल नहीं पी सकते तो आखिर इतनी दाल जाती कहाँ है? अब आप सच बताएंगे दामाद जी कि मामला क्या है, या फिर नीचे जो 2 आदमी खड़े हैं उन्हें हमें ऊपर बुलाकर पूछना पड़ेगा। सुजीत और प्रवीण समझ जाते हैं कि अब सच्चाई छुपाने का कोई भी फायदा नहीं है और वो दोनों सारा सच बताते हैं। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, और भाभी आप भी हमें माफ कर दीजिए। हम आप सबसे माफी मांगते हैं, हमने झूठ बोला। दरअसल ये दाल हम अकेले नहीं पी पाते थे। दरअसल हम आपके हाथों की बनी दाल इस खिड़की द्वारा अपने दोस्तों को पार्सल करवाते थे। लेकिन आप अपने घर की बनी हुई दाल उन्हें क्यों भिजवा रहे हैं? और ये आपने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि भाभी, आपके हाथ का बना खाना, स्पेशली दाल, मेरे दोस्त और घर वालों को काफ़ी पसंद है। अब मैं अपने दोस्त या घर वालों को रोज़ रोज़ अपने ससुराल तो ला नहीं सकता। इसलिए मैं और भैया ने ये सोचा कि यहाँ आपसे ज़्यादा दाल बनवा कर हम अपने घर और दोस्तों को पार्सल कर दिया करेंगे, और हमने किया भी ऐसा ही। इसका मतलब आप लोग छुप छुप कर इतने दिनों से अपने दोस्तों को खिड़की के जरिए दाल पार्सल कर रहे थे। ये बात सुनकर कुसुम ने हंसते हुए कहा। दामाद जी, अगर ऐसी बात थी तो आप हमें बता देते, पलक बहू उन सबके लिए भी खाना बना देती। आपने बेकार में इतने पापड़ बेले। हाँ दामाद जी, जैसे दीदी मेरे लिए बहन जैसी है, वैसे ही आप भी इस घर के दामाद हैं। माफ कर दीजिए भाभी, हमारी वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा और आप अकेले ही इतना काम कर रही थी। चलो अच्छा है जीजा जी, आपने सच बता तो दिया, वरना इस दाल का मसला तो हम सबको पागल कर रहा था। सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन तभी सुजीत और प्रवीण के फोन पर बार बार उनके दोस्तों की कॉल आने लगती है। क्योंकि भले ही उन दोनों की पोल घर के अंदर खुल गई, लेकिन उसके दोस्त अब भी बाहर इंतजार कर रहे थे, जिसे देख कुसुम अपने दामाद से बोलती है। दामाद जी, आप अपने दोस्तों को घर के अंदर आने के लिए कह दीजिए। दाल के साथ साथ ताजा चावल और रोटियां भी खाने को मिलेंगी उन्हें।
सास की बात सुनकर अब सभी लोग हंसने लगते हैं, जिसके बाद प्रवीण अपने दोस्तों को घर में बुलाता है और अब सभी लोग खाने की टेबल पर बैठकर हंसी मजाक करने लगते हैं। सच में प्रवीण, पलक भाभी के हाथ की दाल सच में लाजवाब बनती है। तभी तो उनकी दाल ने हमें घर के बाहर खड़े रहने पर मजबूर कर दिया। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जहां एक तरफ डाइनिंग टेबल पर हंसी मजाक हो रहा था, तो वहीं अब अपनी भाभी के साथ मिलकर उनकी दोनों ननद खाना पकाने में पलक की मदद करती हैं और इस तरह घर में छोटी सी दावत होती है, जिसमें सुजीत, प्रवीण, कुसुम का बेटा, बहू, माला, स्नेहा और सुजीत प्रवीण के दोस्त भी आए हुए थे। अब सब मिलकर दाल के साथ रोटी और चावल खाते हैं। सच में भाभी, आपके हाथ की दाल इतनी लाजवाब है कि जितनी तारीफ करो उतना कम है। इसके पीछे तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन भैया, रोज रोज तो मैं इतने दाल नहीं बना पाऊंगी, लेकिन कभी कभी आपका मन करे तो आप दाल खाने के लिए यहाँ आ सकते हैं। पलक की बात सुनकर अब सभी लोग हंसने लगते हैं और कुछ ही देर में सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तो वहीं प्रवीण और सुजीत के दोस्त भी अपने घर चले जाते हैं। अब अगली सुबह दोनों बेटी अपने पति के साथ अपने मायके से विदा लेती है। तभी उनकी सास दामाद को रोकते हुए कहती हैं, अरे दामाद जी, आज अपनी दाल लेकर नहीं जाएंगे क्या? आज अपनी बहू से मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए अलग अलग तरह की दाल बनवाई है। माँ जी, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप हमें? माफ कर दीजिए, बच्चे हैं हम आपके, हमसे गलती हो गई। अरे बेटा, मैं आप लोगों को शर्मिंदा नहीं कर रही, बल्कि सच बोल रही हूँ। ये मैंने आपके लिए बनवाई है। आप इसे ले जाओ, साथ ही इसे आप अपने ऑफिस, घर और दोस्तों में भी बांट कर खाना। अगर आप सच कह रही हैं तो ठीक है, हम इसको अपने साथ ले जाएंगे और ना सिर्फ अपने परिवार वालों के साथ बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी ये दाल खाएंगे। सुजीत और प्रवीण ये कहकर अब हंसते हुए अपनी पत्नियों के साथ अपने घर आ जाते हैं। तो वहीं कुसुम और पलक को अपनी दामाद की ये हरकत जिंदगी भर याद रहने वाली थी और उनके जाते ही पलक एक लंबी राहत भरी सांस लेती हैं।